गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे JKSB के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके हमने लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं। प्लेलिस्ट आज से बनना स्टार्ट हो जाएगी। हमारा पहला टॉपिक रहेगा हिस्ट्री। हिस्ट्री के हमारे 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज में क्या था कि जब इंसान आए थे, बने कैसे थे, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, उसके साथ साथ जितनी हमारी स्टोन एज थी, चाहे वो पैलियोलिथिक एज थी जैसा मैंने यहाँ लिखा है, चाहे वो मेसोलिथिक एज थी, चाहे वो नियोलिथिक एज थी। 3 स्टेज थी स्टोन एज की। पहली थी पैलियोलिथिक, दूसरी मेसोलिथिक और तीसरी नियोलिथिक। अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारे अर्थ को टाइम कितना हुआ है बने हुए। हमारी अर्थ की एज है 4.6 बिलियन ईयर्स। इसके बाद हम आते हैं पैलियोलिथिक में। अब कुछ जैसे ही हम किसी स्टेज को स्टार्ट कर रहे हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे ना, उन्हीं को हमने स्टार्ट किया है। पैलियोलिथिक में बताया जाता है कि जितनी भी हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है उसका 99% पार्ट पैलियोलिथिक में आएगा, मेसोलिथिक में, उसके बाद नियोलिथिक में। आज हम स्टार्ट करेंगे पैलियोलिथिक से। पैलियोलिथिक में बताया गया है कि टूल्स वर यूज टू कट। हवा कुछ तो चाहिए था ना उस टाइम पे, इंसान के पास ना दिमाग था ना कुछ था। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती रहती हैं, चेंज हो रहे थे। सेम वैसे जब हम पैदा होते हैं हमें तो कुछ नहीं पता, हमें बताया जाता है हमें करना कैसे है, क्या करना है, बिना किसी की गाइडेंस के हमें कुछ नहीं बताया जाता है। सेम इन लोगों के साथ भी वैसा ही था, जिनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। टूल्स वर यूज टू कट मीट, चॉप वुड, फ्रूट्स एंड रूट्स। कुछ टूल्स को इन्होंने डिस्कवर किया था। जो टूल्स थे वो चिप टूल्स थे। चिप टूल्स यानी कि बहुत छोटे टूल्स वगैरह थे। आपने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं कि वो पत्थरों से चीज़ें काटते थे। ये सेम वही एज है। स्क्रैप ब्रेक फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड एनिमल स्किन्स। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, अब खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। वहाँ पे लिखा हुआ हमने टू मेक स्पेयर्स एरोज फॉर हंटिंग। उस टूल से ये स्पेस आने की बाला आप सबने देखा होगा, ये वही है बाला, शिकारियों से बचने के लिए और शिकार करने के लिए। ये इसी एज को कहा जाता है एज ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप में से किसी को कुछ कहीं समझ नहीं आएगा, आप मुझे बताओ, हम आपको आराम से समझा देंगे। कोई जल्दबाजी की बात नहीं है कहीं पे भी। दूसरी स्टेज हमारी आती है मेसोलिथिक। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें चेंज होती रहेंगी। अभी भी देख लो एनवायरमेंटल चेंज कितनी सारी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो, कुछ हो गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इश्यूज आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ रहा है, पेड़ की कटिंग ज़्यादा हो रही है, हम पे चेंज हो रहे हैं ना उसके। ये वैसा ही है, उस टाइम पे एनवायरमेंटल चेंज स्टार्ट हुए थे। साथ ही साथ टाइनी स्टोन्स को कहा जाता है मेसोलिथिक, जो बहुत छोटे स्टोन्स होते हैं। इन स्टोन्स का साइज़ था 1 से 8 सेंटीमीटर। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 1 से 8 सेंटीमीटर, यानी कि बहुत छोटे छोटे चिप्ड स्टोन्स, इतने साइज के, 1 सेंटीमीटर से लेके 8 सेंटीमीटर तक का, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसी पीरियड में, इसी मेसोलिथिक पीरियड में हमारा डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था। मतलब जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला जो डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स थी उसके लिंक्स मिले हैं मेसोलिथिक एज में। वो थे डॉग्स, शीप्स, गोट्स एक्स्ट्रा। सबसे पहले डॉग को टेम्ड किया था। यहाँ पे टेम्ड का मतलब है किसी ऐसे को पालना जो थोड़ा सा खूंखार टाइप आप समझो। टेम्ड का मतलब यहाँ पे वो है। आप लोगों ने लिखना, आप लोग लिख सकते हैं। वो पहला था एनवायरमेंटल चेंज, दूसरा था टाइनी स्टोन्स कॉल्ड मेसोलिथिक, तीसरा है डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और ऑल्सो फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब यहाँ पे चीज़ें जैसे जैसे चेंज होती रही, चीज़ तो चेंज होगी, अब खाने को तो कुछ चाहिए ना। इन्होंने यहाँ क्या देखा कि एनवायरमेंटल चेंज हो रही है। एनवायरमेंटल चेंज में डियर्स, एंटीलोप्स, गोट्स, ये सब चीज़ें बढ़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि जब जैसे जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसा वैसा जिसके अनुसार कुछ भी होता रहेगा उसमें एनवायरमेंटल चेंज होती रहेंगी, जिसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन। सेम वैसा यहाँ पे था फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग स्टार्ट हुई थी और हर्डिंग स्टार्ट हुई थी। फार्मिंग का मतलब है खेती बाड़ी। अब इन्होंने देखा यार जो जानवर हैं वो तो घास खा रहे हैं, हम सिर्फ जानवरों को मार रहे हैं, हम उनको खा रहे हैं, हम क्यों ना देखेंगे क्या खा रहे हैं। वहाँ से आहिस्ता बढ़ते इन्होंने भी ही उनका कल्चर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। फिर देखा कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी हमारे लिए नहीं अच्छी है,
उनको ही इन्होंने डोमेस्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है। हर्डिंग का मतलब है यहाँ पे जो हमारा लाइफ स्टॉक है उसकी केयर करना। लाइफ स्टॉक में आ जाता है शीप, गोट्स, हॉर्स, कोई भी जो हमारे लाइफ स्टॉक में यूज होते हैं वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब बारी आती है नियोलिथिक। नियोलिथिक को हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके बाद जो एज आएगी ब्रॉन्ज एज की या पैलियोलिथिक एज की, वो इन तीनों के आहिस्ता आहिस्ता जितने ज़्यादा डेवलपमेंट होगी वो इसके साथ है। इसी दौरान, इसी नियोलिथिक एज के दौरान सेटल्ड लाइफ बिगिंस, मतलब लोगों ने कहीं ना कहीं तो रहना था ना, हमेशा यही था। अब देखो मान के चलो हम लोगों के पास अभी घर है, हम लोग धूप से बच रहे हैं, बारिश से बच रहे हैं, हर चीज़ से बच रहे हैं। उनको भी उस टाइम पे शेल्टर वगैरह चाहिए था, तो वो एक गुफा के आसपास रहते थे, गुफा के अंदर रहते थे। मोस्टली वो क्या करते थे कि जो गुफा पानी के नज़दीक होगी, जैसे वो नर्मदा वैली होगी, वहाँ पे हमें काफ़ी सारे इसके चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे ही आर्कियोलॉजी सर्वे होता है उसमें हमें करीब 566 साइट्स मिली हुई हैं जहाँ पे हमने देखा हुआ ये चीज़ें होती कैसी थी, क्या कर रहे थे, क्या नहीं हो रहा था। काफ़ी सारी पेंटिंग्स मिली है, पेंटिंग्स उन्होंने वहाँ पे बनाई हुई हैं खुद की, एनिमल्स की, और वो भी काफ़ी एक्यूरेसी के साथ। इसी स्टेज में पॉलिश टूल्स टू गिव अ फाइन कट एजिंग। अब तब मैंने आपको बताया जैसे ये था पैलियोलिथिक में, यहाँ पे टूल्स यूज होते हैं लेकिन किसी को नहीं पता कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा, प्रॉपरली डायग्राम दिखा दूंगा कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। इस जो एज है इसमें टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, इसमें कैसे यूज होते हैं और इस वाले में कैसे होते हैं। सेम यही चीज़ है यहाँ पे चीज़ें काटने के लिए, पॉलिश्ड टूल्स टू गिव अ फाइन कटिंग एज, एंड लास्ट में मोटार्स एंड पेस्टल्स टू मेक अ पेस्ट ऑफ ग्रेन्स। आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी जो दाल वगैरह पीसते हैं वो पिसाई करने के लिए आप लोगों ने देखा वो गोल गोल से कर रहे होते हैं, ये सेम वैसा ही है। इसी चीज़ में पेस्ट कर उसको ग्राइंड किया जाता है। उस टाइम पे इतना नहीं था हमने घर पे मिक्सी चला दी और हमारा काम हो गया, नहीं वैसा नहीं है। उनको वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा। आपको भी पता है इन्वेंशंस होने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, लेकिन वही है कि कितना टाइम लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा का सारा पार्ट है एक हिस्ट्री का। हिस्ट्री काफ़ी बड़ी और हिस्ट्री से ही हम इवॉल्व हुए हैं। इसी स्टेज में सेटलमेंट स्टार्ट्स टू अपेयर। अब इसमें क्या था, जैसे हमारा पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक एज में कहीं पे भी कोई रह लेता था, इनके पास खुद की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती थी, खुद के घर नहीं होते थे। लेकिन जो ये हमारी स्टेज है नियोलिथिक एज, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वेल सेटल्ड होना स्टार्ट हुई है। अब मैं आपको इन तीनों का ना मतलब बता देता हूँ, सबसे इजी रहेगा। ये पेपर एग्जाम में क्वेश्चन ये वाले पूछे जाते हैं। आप चाहे प्रीलिम्स की तैयारी करो, आप मेंस की तैयारी करो, आप जेकेएसबी भी किसी एग्जाम की तैयारी, वहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं पैलियोलिथिक का मतलब, मेसोलिथिक और नियोलिथिक का मतलब। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, इसका मतलब आता है ओल्ड स्टोन एज। मैं लिख लेता हूँ, आप लोगों ने अगर नोट करना है तो आप लोग नोट कर लेना। मीज़ो का मतलब आता है मिडल, यानी कि हमारी जो बीच की स्टोन एज थी ये वो है। और नियो का मतलब आता है न्यू स्टोन एज। इसके बाद एक और आती है वो ब्रॉन्ज एज आती है। उसको हम जैसे जैसे इन तीनों को फर्दर हम बताते जाएंगे वैसे वैसे स्टार्ट होता जाएगा। अब इसके बाद हम जो फर्दर पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ पैलियोलिथिक के बारे में। जितना भी पैलियोलिथिक है वो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगा। आपको बताया हमने तीनों स्टेज के बारे में देखना है। हमारी पहली स्टेज जो है वो है पैलियोलिथिक एज। टॉपिक आज का अभी का डाल देना पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का जो हमारा टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 5 लाख BC से 10,000 BC। इस पीरियड को कहा जाता है पैलिस्टोन पीरियड ऑफ आइस एज। आइस एज के बाद ही ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। उसमें दो थे, एक था पैलिस्टोन, एक था प्री पैलिस्टोन पीरियड ऑफ स्टोन एज। इसमें 3 फेज आते हैं। पहला आता है लोअर पैलियोलिथिक, दूसरा आता है अपर पैलियोलिथिक, तीसरा आता है मिडिल पैलियोलिथिक। तीनों में हमने देखना आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं तीनों के बारे में आपको बता दूंगा। इस पीरियड में मैंने आपको स्टार्टिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि जो इंसान था, जो होमो सैपियंस थे, वो हंटिंग
और फूड गैदरिंग पे ही जिंदा थे। दे रिलाइड ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, और उनके पास कोई नॉलेज नहीं था कल्टीवेशन का या हाउस बिल्डिंग का। उनको नहीं पता था घर कैसे बनाना है, रहना कहाँ पे है, किस जगह रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको नहीं पता था। कुछ इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लें। अगर नहीं है तो मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूँ, तो आप लोग पॉज करके जिसने ये सारा लिखना है आप लोग वो लिख लो आराम से। आप लोग कर लो पॉज कर दिया आपने। अब मैं आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देता हूँ, एक एक करके आराम आराम से समझेंगे हम आज। हंटर एंड फूड गैदरर, यही मैंने आपको बताया। एक तो वो शिकारी थे, हंट करते थे जानवरों का, और फूड गैदरर जो खाना शाना था, जिसको हम खाना बदोश भी समझ लो, वही थे। ये वहाँ से खाना लाते थे और अपना गुजारा करते थे। यूज्ड टू यूज़ simple chipped and chopped types of stones for hunting and other purposes। यहाँ पे 2 टाइप के स्टोन्स हैं, एक सिंपल चिप्ड एंड चॉप्ड। मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बारी, आप लोग 1 सेकंड का वेट कीजिए, मेरे पास वो पड़ा होगा इमेज। सिंपल चिप्ड, कुछ इस टाइप के वो स्टोन्स थे। ये रहे चिप्ड एंड चॉप टाइप ऑफ स्टोन्स। अगर किसी ने देखना होगा तो आप खुद एक बारी ये आप लोग देख लो, इस टाइप के स्टोन्स थे ये, चिप्ड एंड चॉप टाइप स्टोन्स। किसी ने गूगल करना, आप लोग गूगल करके आराम से देख सकते हैं। जहाँ समझने आएगा आप एक बारी मुझे पूछ लें। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, ये हो गया चिप्ड एंड चॉप टाइप, तो ये यूज़ करते थे हंटिंग के लिए भी, और बाकी पर्पसेस क्या हुए कि मान के चलो कोई शिकारी आ गया, कोई जानवर, उनका शिकार तो करना था, हाथों से नहीं कर सकते थे, इन्हीं टूल्स का वो यूज़ करते थे खुद को बचाने के लिए भी। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। 1 नंबर का बेशक आएगा, वो आएगा ही आएगा। आप लोग ये लिखना चाहते हो लिख लो, मैं 2 मिनट साइड हो जाता हूँ, आप लोग पॉज करके एक बारी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखी है पहले साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट साइड लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट है भीमबेटका जो साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट, ये आज के मध्य प्रदेश में है। आज के कहाँ है? MP में। दूसरी है सोहान वैली वेस्ट पंजाब में है, और ये वेस्ट पंजाब आज का हमारा पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान है वहाँ पे ये साइट है। थर्ड वन इज नर्मदा वैली में MP में भी है, कुछ हिस्सा उसका महाराष्ट्र में भी है, और कुछ हिस्सा गुजरात में भी है। जैसे जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इन सब के बारे में अच्छे से बता दिया जाएगा। अभी आपको मैप के बारे में कुछ नहीं पता होगा, जब हम एटलस देखेंगे, मैप देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे हम आपको बता देंगे कौन से एरिया कहाँ पे है। हम इस टाइम पे J&K में बहुत टॉप है, हमारे लेफ्ट साइड कौन है, हमारे राइट में कौन है, हमारे ईस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, सारा आपको बता दिया जाएगा। 4th आती है बेलान वैली भी MP और UP में है, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज कुरनूल केव्स में पहले बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें मिली थी। एंड नेक्स्ट इज हंथौरा, ये आदमगढ़ में है। आदमगढ़ भी हमारा MP में है। आप लोग ये देख लीजिए, जिसको नोट करना है आप लोग नोट कर लो। अब नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट चीज़ आपको बता दें। तो मैंने आपको बता दिया था भीमबेटका के बारे में, जो इंपॉर्टेंट साइट है। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उस पीरियड में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, वही सारा का सारा मैंने बोर्ड पे भी लिखा है और मैं आपको बताऊंगा भी। भीमबेटका ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। People choose these natural caves because they provide shelter from the rain, heat and wind. These rock shelters close to Narmada Valley. सिंपल सा मतलब है इसमें। अब मैंने आपको बताया था इससे पहले कि रॉक शेल्टर्स काफ़ी सारे मिले थे। कहीं ना कहीं तो रहना था ना, आसपास पानी भी होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए। हम भी वही देखते हैं आज भी, उस टाइम पे वही देखा जाता था। सेम वैसा ही वो नर्मदा वैली के काफ़ी नज़दीक रहते थे, जहाँ उनको पानी भी मिले, शेल्टर भी मिले, धूप से भी बचना है, बारिश से भी बचना है, खाना भी तो खाना, जिंदा रहने के लिए। वो सारी की सारी चीज़ें देखी गई थी। अब जैसे जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे बढ़ता गया, क्योंकि देखो
हर साल तो नहीं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चेंज होती रहेंगी, वो हिस्ट्री तो चेंज होगी। हिस्ट्री के बारे में पता करने का काम तो हिस्टोरियंस का है ना। सेम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट सर्वेज हुए थे, उन्होंने ये देखा कि पेंटिंग्स, काफ़ी सारी पेंटिंग्स डिस्कवर हुई थी एमपी और साउदर्न यूपी में, मध्य प्रदेश और साउथ पार्ट उत्तर प्रदेश का। एट करनूल, करनूल मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड। ऐश यानी कि राख। अब राख मिली है तो आग तो होगी, राख तो खुद नहीं बनेगी ना। सेम वैसा ही है, आग जलाई जाती थी उस पीरियड में भी। आग का उनका मेन मकसद ये था टू रोस्ट मीट, कच्चा खाना वो खाते नहीं थे। अब उन्होंने खाना पकाना स्टार्ट किया था, मीट पका रहे थे, खुद को बचा रहे थे सर्दी से, आग जला के खुद का पोषण कर रहे थे। हर चीज़ हो रही थी उस टाइम पे। आग बहुत बड़ी चीज़ है, हम आज भी देखते हैं हमारे जीवन में, कहते हैं 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स में से आग भी है। सेम वैसा ही था, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड। अब उनका आग का एक और मकसद था, एक और मकसद उनका ये था कि कोई जंगली जानवर आ जाएगा उसको भी डराना है, उसको भी वो आग से डराते थे। सोर्स ऑफ लाइट उस टाइम पे कोई नहीं था। आज तो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, आपके घर में बल्ब है, मैं अभी क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ, वो आपका मेरे आगे पीछे बल्ब से, बल्ब लाइट नहीं होगी तो मेरे को दिखेगा कुछ नहीं, आपको दिखेगा कुछ नहीं। उस टाइम पे उन्होंने आग का ही यूज किया एज ए सोर्स ऑफ लाइट। इसी पीरियड में जो विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई थी। विंध्या रेंज पड़ता है सेंट्रल इंडिया में, जो कम से कम 28 माइल्स या मान के चलो 45 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हमको 700 शेल्टर्स मिले थे, 700 शेल्टर्स हमें मिले थे। और उसमें से एक सबसे बड़ा जो शेल्टर था वो है प्री हिस्टोरिक आर्ट इन इंडिया। इसी के बाद बारी आती है इसको डिस्कवर कब किए क्या। मैंने यहाँ पे लिखा है द साइट इज डिस्कवर्ड इन 1957। उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल्स हिस्टोरियंस ने ये साइट देखी थी, इसी साइट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही बता रहा हूँ, पेपर में कई बार पूछ लेते हैं इन दोनों को कंबाइन करके। This site is designated as UNESCO World Heritage in 2003। UNESCO का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 2003 में इसको इसका दर्जा मिला था। आपने आज भी देखा होगा, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई द हिंदू पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, जो भी आप सब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपने देखा होगा कई सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आई जाती हैं, उनको ये ओहदा दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चंस आप देख लेना, मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एक बारी। ये चीज़ हमारी मेन है, सराउंडेड बाय रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रातापानी हमारी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके ही आगे पीछे ये भिमबेटका केव्स, करनूल केव्स वगैरह हमें सारी मिली थी। और मैंने आपको बताया था वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थे हर एक चीज़ में। तो जो पेंटिंग्स हमको वहाँ मिली थी वो यही डिस्प्ले करते थे ग्रेट वाइटलिटी एंड नैरेटिव स्किल्स। अब नैरेटिव स्किल्स और वाइटलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपल समझो, हमें किसी को कुछ समझाना होगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं बोलूँगा आपको पता नहीं चलेगा, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। उस टाइम पे भी सेम चीज़ थी, वॉल्स पे पेंटिंग थी, जो केव्स थी वहाँ पे पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हुई थी। उसी से हमें पता चल रहा था कि वो कर रहे क्या हैं, कैसे रहते हैं, उनका डेली का उठना बैठना कैसे, खाना पीना कैसे है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती गई। ये ही सारा जितना भी मैंने आपको बताया है पैलियोलिथिक में, वो सारा का सारा यही सारा पैलियोलिथिक एज में है। मैं एक सेकंड साइड हो जाता हूँ, आप लोग पॉज करके एक बार नोट डाउन करना हो तो आप लोग कर लो। देख लो आप सब। तो ये सारा लेक्चर था हमारा पैलियोलिथिक का। इससे पहले जो मैंने करवाया है वो आप स्लाइड्स में भी चेक करते रहना। ये सारा का सारा पैलियोलिथिक है। इसके बाद बारी आएगी मेसोलिथिक और नियोलिथिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। तो पैलियोलिथिक आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया। अब हमारा नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, जो हमारी दूसरी स्टेज आती है स्टोन एज की, वो है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मतलब होता है ऑल्सो नोन एज मिडल स्टोन एज। इसी को कहा जाता है सेकेंड पार्ट ऑफ स्टोन एज। अब इसका जो टाइम पीरियड इसका है 9000 BC से 4000 BC। इसी एज में
इस स्टेज को करेक्टराइज किया गया है अपीयरेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब बहुत छोटे छोटे स्टोन्स टूल्स। अब यहाँ पे स्मॉल बेडेड स्टोन टूल्स थे, चॉप टूल्स थे, बाकी सारे टूल्स थे, वो मैंने सारे यहाँ नीचे लिखे हुए, ब्लैक बेल्ट टूल्स, कोर, पॉइंट, ट्राइंगल, हर एक चीज़ बताई गई है। अब क्या हो रहा था यहाँ पे इस एज में, और ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, भूल गया, ये जो फेज़ है ये ट्रांजिशनल फेज़ है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज में। ट्रांजिशनल फेज़ का मतलब ये होता है, आप समझो कुछ चेंजेस तो आ रही होंगी ना, कि हम इस जगह से इस जगह शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ तो रीज़न रहा होगा शिफ्टिंग का। अगर हम कहीं अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, पुराने से नए घर में जा रहे हैं, हमें कुछ तो ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल रही होंगी, तभी हम वो चीज़ें देखते हैं। इसी को बोला जा रहा है ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। सबसे बड़ी बात आती है, यहाँ पे मैंने हैशटैग का मार्क लिखा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंटली आप सब ध्यान रखिएगा। हैशटैग मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब हो क्या रहा था, 12,000 साल पहले यानी कि मेसोलिथिक एज में काफ़ी सारी चेंजेस आ रही थी। चेंजेस कौन सी? वो एनवायरमेंटल चेंजेस, ग्रास लैंड बढ़ रहे थे, ग्रास रूट्स बढ़ रहे थे, चीज़ें चेंज हो रही थी, पर्यावरण सारी चीज़ें चेंज हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते गर्मी बढ़ती गई। आज भी ग्लोबल वार्मिंग का सेम वैसा ही था, चीज़ें शिफ्ट होते गए लेवल टू वार्म कंडीशंस। इसी एज में स्टार्ट किया गया था फार्मिंग एंड हर्डिंग। मैंने आपको बताया था जैसे डियर्स, एंटीलोप, हॉर्स, गोट, शीप, ये चीज़ें कुछ ना कुछ तो खा रहे थे ना। अब ह्यूमंस भी देख रहे थे हम मीट ही क्यों खाएं, हम बाकी चीज़ें क्यों ना खाएं जो ये सब भी खा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ था एक कल्चर फार्मिंग एंड हर्डिंग का। फार्मिंग का आपको पता होगा सिंपल मर्डिंग, और हर्डिंग का मतलब है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक यानी कि शीप, गोट्स, उनको डोमेस्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। उनको डोमेस्टिफिकेशन करना स्टार्ट करते करते हमारा फार्मिंग और हर्डिंग चलता गया। कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पूरे मेसोलिथिक एज के। पहला, जो इसके टूल्स थे उनका साइज होता था 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको, अगर कभी एग्जाम में क्या होता है कि जो हम यूपीएससी से एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हमें इमेज दिखा दी जाती है, तब हमें मुश्किल हो जाती है, तब पता नहीं होता, कई बार क्लासेस में बताया नहीं जाता है। ये रहे वो टूल्स, आप लोग एक बार देख लो, ये वो टूल्स हैं। यही वो सारे टूल्स हैं जो आपको देखने। यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोलिथ्स, माइक्रोलिथ्स मैंने आपको वहाँ पढ़ा दिया है, ये आप देख लो। इनका सबका साइज 1 से 8 सेंटीमीटर तक का है। जो मैंने आपको बोला था वहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ, पॉइंट, ट्राइंगल, ल्यूनेट, ट्रैपीज, रेक्टेंगल, ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता था। बात बारी आती है आर्ट की, कुछ ना कुछ आर्ट में भी था। जो पेंटिंग्स थी उस टाइम पे, जो पेंटिंग्स प्रैक्टिस की जाती थी वो काफ़ी अलग थी एज कम्पेयर टू पैलियोलिथिक एज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमें पेंटिंग्स मिली थी हिस्टोरियंस को या आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जब सर्वे हुआ था, वो थी बर्ड्स की, एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की। मैंने आपको पहले बता दिया रॉक शेल्टर्स या केव्स थे, वहाँ आराम आराम से जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, एज बढ़ता गया, उन्होंने पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दी थी, अपना पूरा दिखाना स्टार्ट कर दिया था। हम भी यही करते हैं, कल्चर कैसे दिखाते हैं, पेंटिंग्स के थ्रू। सेम वैसे यहाँ हुआ था। अब एक सबसे बड़ी बात आती है, इसी एज में, मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी, यानी कि हमने कुछ चीज़ों को डोमेस्टिफाई स्टार्ट करना कर दिया था। उसमें सबसे पहला हमने क्या देखा था, डॉग। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। सबसे पहले हमने कुत्ता पालना स्टार्ट किया था। अब इंसान ने देखा ये चीज़ें तो हो रही है, कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए। दूसरा आया था प्लांट्स डोमेस्टिकेटेड वर, जो हमने फिर उसके बाद जानवरों को तो पाल लिया, अब उनको कुछ खाने के लिए भी चाहिए था। जो सबसे पहले हमने चीज़ें उगाई थी वो था वीट एंड बार्ली। आपको इनका मतलब पता होगा, यही चीज़ें आई थी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको मिटा रहा, अगर किसी ने देखना हो तो आप लोग लिख लो, 1 सेकंड का पॉज लेके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ तो आप लोग देख लेना। हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी वो मैं आपको लिख के बता दूंगा, आप लोग लिखते जाओ साथ साथ में।
साफ साफ आपको दिख रहा है। पहली है हमारी बेगर, ये पड़ती है हमारी राजस्थान में। इनके आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह साथ साथ में बताते जाऊंगा, एक बार ये हो जाए फिर हम इसके कैरेक्टर्स बताएंगे। दूसरा हमारा आता है आदमगढ़, ये हमारी पड़ती है मध्य प्रदेश में, आप लोग देखते जाओ साथ साथ में। तीसरा हमारा आता है भीमबेटका। भीमबेटका मैंने आपको पहले ही बताया था पैलियोलिथिक एज में कि वो कहां पड़ता है, एमपी में। जो हमारी फोर्थ साइट आती है वो आती है लेनहैंज। लेनहैंज आती है गुजरात में। इसके बाद जो हमारी लास्ट साइट आती है वो आती है मोहराना पहाड़ा। ये वाली साइट हमारी आती है मिर्जापुर। ये मिर्जापुर आप लोगों का वो वाला भी मिर्जापुर है जो आपने वेब सीरीज देखी है, ये सेम वही मिर्जापुर है। और यूपी में ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट से एग्जाम से पूछी जाती हैं। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बेगर राजस्थान में है, यहाँ पे हमें माइक्रोलिथ्स मिले थे। आदमगढ़ में हमें सबसे पहले मिला था सिविलाइजेशन डोमेस्टिफिकेशन एनिमल्स का। जो हमारा तीसरा है, यहाँ पे हमें 500 पेंटेड शेल्टर्स मिले थे। 500 पेंटिंग शेल्टर्स। जो हमारा गुजरात में है, गुजरात में हमें मिला था फर्स्ट एविडेंस ऑफ बरियल ऑफ मेथड। मतलब लोग मर रहे थे तो दफनाना भी तो था, कुछ ना कुछ तो करना था। तब आग होती थी या नहीं होती, सबके पास हर एक का अपना अपना कल्चर है, वो अब जाके इवॉल्व हुआ। तब क्या था तब क्या नहीं था वो अलग की बात है। यहाँ पे हमें मिला था फर्स्ट रियल मेथड। ये आज भी आप देख लो मुस्लिम्स में या इस्लाम में या क्रिश्चियन में दफनाया ही जाता है। और जो हमारा लास्ट है, वहाँ पर आया था सबसे पहला एविडेंस बरियल का। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे यूपी में भी हमारा फर्स्ट एविडेंस मिला था दफनाने के लिए। ये रहा आपका पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक। आज इन लेक्चर्स को हम इतना रखेंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा नियोलिथिक का और ब्रॉन्ज एज के बारे में। आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वाली वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मिले और उनको भी पढ़ने में आसानी हो। आप लोग देख लीजिए।